गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना के इस नए खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें पीएम ओमाइक्रॉन से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन 15 से ज्यादा राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। देश में ओमाइक्रॉन संक्रमण के अब तक 260 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के अब तक 57 केस सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 65, तेलंगाना में 38, गुजरात में 23, तमिलनाडु में 38, राजस्थान में 22, केरल में ओमाइक्रॉन के 24 केस सामने आए हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। यूपी को 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 22 योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम इस बार वाराणसी और आसपास के किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात देंगे। काशी में पीएम मोदी अमूल मिल्क प्लांट की नींव रखेंगे। पीएम मोदी के इस काशी दौरे को लेकर वहां के आम लोग खासे उत्साहित है, तो काशी के किसान को पीएम मोदी के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले करखिया गांव को सजा धजा कर तैयार किया गया है। आज यहां पीएम मोदी खुद आएंगे और इस गांव में पीएम मोदी आज अमूल के मिल्क प्लांट की नींव रखेंगे। इस प्लांट से पूर्वांचल के 1.5 से 2 लाख पशुपालकों की आय में न सिर्फ इजाफा होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया है। श्रीनगर और अनंतनाग में 2 अलग अलग आतंकी घटनाओं में एक आम नागरिक और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दोनों ही हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस हमले में एक स्थानीय युवक की भी मौत हो गई, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसआई शहीद हो गया। हमलावरों को तलाशने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बुधवार शाम को पहला हमला श्रीनगर ईदगाह के मिर्जानपुरा में हुआ। यहां आतंकियों ने एक स्थानीय युवक रऊफ अहमद को निशाना बनाकर उस पर गोलियां दागी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे तुरंत ही श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के 30 मिनट के अंदर आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के बीजबिहारा इलाके में एक नाका पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें बीजबिहारा पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई मोहम्मद अशरफ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली में सीमा पर सुरक्षा मामलों को लेकर आज और कल बड़ी बैठक होने वाली है। सीडीएस रावत के निधन के बाद पहली बार यह बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चीन और पाकिस्तान से सटे सीमा के हालातों को लेकर चर्चा होगी। चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी के उस पार तरह तरह की सैन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसी तरह देश की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव पर बनी राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को एड्रेस किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है। इसके साथ ही पीएम ने देश के लिए 2047 का लक्ष्य भी तय कर दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में की गई प्रगति का जश्न मनाने और अपनी उपलब्धियों पर गौरव करने का उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव अपनी क्षमताओं को और प्रोत्साहित करने तथा विश्व के राष्ट्रों में सही स्थान पाने के लिए ईमानदारी और सहक्रियात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हिमाचल प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शिमला से आरंभ हुआ था। इस महोत्सव के आयोजन के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनावों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ आने से समीकरण बदल गए हैं। लंबी तनातनी के बाद आखिरकार चाचा भतीजे का मनमुटाव खत्म हो गया। शिवपाल यादव ने मान लिया कि अखिलेश ही उनके नए नेता हैं। सब आगे बढ़ना है, आगे भारतीय जनता पार्टी को हटा करके प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बने, अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने, ये हम लोगों ने तय कर लिया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही एसपी और पीएसपी के बीच सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बस ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए।
केएमसी चुनाव में हिंसा के खिलाफ बीजेपी और लेफ्ट के नेता हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आज कोलकाता हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव इस मामले की सुनवाई करेंगे। केएमसी चुनाव के दौरान हुई हिंसा को आधार बनाकर बीजेपी और लेफ्ट ने पुनर्मतदान की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कोलकाता नगर निगम चुनाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता और राज्य पुलिस को दी गई थी। बावजूद इसके रविवार सुबह 7:30 बजे से मतदान की शुरुआत के साथ ही हिंसा भी शुरू हो गई थी। जगह जगह बमबारी, मारपीट और हमले की घटनाएं हुई। लेफ्ट के कई उम्मीदवारों को मारा पीटा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर भी हमले हुए थे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने जम्मू में पार्टी की एक रैली में कहा कि भारत को आजादी दिलाने में जिन्ना का बड़ा योगदान था। अली मोहम्मद जिन्ना को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जी सबके साथ लड़ी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। मगर हमें उनसे एक गिला है, एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया, और आज हम उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में गोडसे की सियासत नहीं चलेगी। देश को नफरत की राजनीति में बांटा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की ये मुठभेड़ मोस्ट वांटेड मनोज मांगरिया गैंग के शूटर्स के साथ हुई। मुठभेड़ में मनोज मांगरिया गैंग के 2 इनामी बदमाशों को पैर में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि गैंग के ये दोनों शार्प शूटर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में थाना प्रभारी के भी बुलेट प्रूफ जैकेट में बदमाशों की गोली लगी। पकड़े गए दोनों बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान के बाड़मेर में एक आरटीआई कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोप है कि आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम का बदमाशों ने पहले अपहरण किया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप स्थानीय शराब माफियाओं पर लगा है। बताया जा रहा है कि अमरा राम ने स्थानीय शराब माफियाओं की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई भी की। इस मामले को लेकर अमरा राम ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी लिखी। अपने अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। इस बात की पुलिस को जानकारी दे दी है, लेकिन मैं अंतिम कोशिश तक लड़ता रहूंगा। फिलहाल अमरा राम को गंभीर हालत में जोधपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के बाद रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना के इस नए खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें वो ओमाइक्रॉन से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके अलावा इस बैठक में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन 15 राज्यों में अपने पांव पसार चुका है। देश में ओमाइक्रॉन संक्रमण के अब तक करीब 260 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के अब तक 57 केस सामने आ चुके हैं, जबकि महाराष्ट्र में 65, तेलंगाना में 38, गुजरात में 23, तमिलनाडु में 1, राजस्थान में 22, केरल में ओमाइक्रॉन के 24 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इस बीच आज देश के करीब 140 करोड़ लोगों का जो टीकाकरण का काम है वो करीब करीब पूरा हो जाएगा। कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने अपने प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को टालने के कई उपाय किए हैं। अब देखना यह है कि क्या यह कदम कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कारगर साबित होता है, काम करता है या नहीं। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर का जश्न बैन। हरियाणा में कोरोना पर 1 जनवरी से नया नियम। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं तो ट्रेन, बस, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में एंट्री बैन। पंजाब में भी ओमाइक्रॉन को लेकर सख्ती। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कर्मचारियों को नहीं मिलेगी सैलरी। जैसे जैसे नया साल 2022 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ओमाइक्रॉन ने पूरे देश में अपना जाल फैलाना तेज कर दिया है।
ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, ताकि एक बार फिर हमें वो दर्द ना झेलना पड़े जैसा हमने दूसरी लहर के दौरान देखा। क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाले हैं। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर लोग सारे कोविड प्रोटोकॉल भूलकर जश्न में डूबे तो ये कोरोना की तीसरी लहर को दावत देने की तरह होगा। लिहाजा अभी से राज्य सरकारों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी है। दिल्ली में बार और सिनेमाघर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के जमा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। शादी और बाकी समारोह के लिए 200 लोगों को ही इजाजत है। दिल्ली आपदा प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। दिल्ली में अब वो न्यू ईयर की पार्टी की अगर हम बात करें या फिर क्रिसमस की पार्टी की हम बात करें तो उसको डीडीएमए यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने कहा है कि इस बार आप नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि वो कोविड के जो मामले हैं वो इस वक्त बेहद ज़्यादा हैं। मैनेजमेंट अथॉरिटी कहती है डिजास्टर वाली कि 1 तारीख को जो आपने पार्टी करने वाले थे या फिर 25 के आसपास या फिर कोई भी इसके बीच में एक बड़ी गैदरिंग वाली जो पार्टी थी यानी कि बाहर होने वाले कॉन्सर्ट्स थे या फिर आप सोच रहे थे कि 101 लोगों को बुला के इस वक्त अच्छा जश्न किया जाए, नया साल बनाया जाए, क्रिसमस बनाया जाए, वो अब नहीं हो पाएगा। एक तरफ सरकार लगातार लोगों से भीड़ न लगाने की अपील कर रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के बाजारों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। चाहे वो दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट हो या फिर जनपद मार्केट, यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके अलावा लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। हालांकि क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगी रोक को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। नहीं करना चाहिए, अपने देश के लिए बचाना तो होना है। इतने तो पहले दुखी हो गए, बर्बाद हो गए, अब और बर्बाद मत करो, आप सुधार करो और भीड़ भड़ाका मत करो, कायदा कानून पूरा करो। पहले शिकायत आ रही है ना, उसके पहले 2 महीने पहले ही लॉकडाउन कर दे। दिल्ली में जहां कोरोना और ओमाइक्रॉन को लेकर सख्ती है तो हरियाणा सरकार ने भी एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाए हैं। हरियाणा में वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वालों के लिए 1 जनवरी से नया नियम लागू किया गया है। 1 जनवरी से वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वालों की बस, रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल्स में एंट्री बैन हो जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब सरकार भी कोरोना के बढ़ते केस और ओमाइक्रॉन को लेकर सतर्क हो गई है। पंजाब सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कर्मचारियों को अब वेतन नहीं दिया जाएगा। ये सब उपाय और कदम इसलिए हैं ताकि देश को एक बार फिर दूसरी लहर जैसे दर्दनाक मंजर का गवाह ना बनना पड़े। ऐसा भी नहीं है कि इस खतरे को टाला नहीं जा सकता। इसे तभी रोकना संभव है जब हम सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और वक्त आने पर वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। ओमाइक्रॉन को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। दिल्ली से करिश्मा सिंह, कंगना सचदेव, हर्षा चंदवानी के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ, नवभारत। और 4 महीनों में सरकार भले ही बूस्टर डोज पर सुस्त बैठी रही, लेकिन कोरोना का वायरस लगातार अपना काम करता रहा। ओमाइक्रॉन के फैलने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो अब तक देश के 15 राज्यों में पहुंच चुका है। लेकिन बूस्टर डोज की कहानी जो 20 अगस्त को शुरू हुई थी वहीं की वहीं है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, साथ साथ बढ़ रही है बूस्टर डोज देने की मांग।
सरकार को घेरने के लिए बूस्टर डोज विपक्ष का नया हथियार बन गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की है। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए। इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है, तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। बूस्टर डोज की मांग अचानक क्यों उठने लगी है? इसके पीछे की खास वजह ओमाइक्रॉन का बढ़ता कहर है। देश में कोरोना के केस धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं। हम आपको पिछले 48 घंटे का डाटा दिखाते हैं। बीते 48 घंटे में 11,643 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6,317 और उससे पहले के 24 घंटे में 5,326 कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 318 है। यह आंकड़ा मंगलवार को 453 था और तेजी से बढ़ रहा ओमाइक्रॉन की गिनती 215 को पार कर गई है। बूस्टर थर्ड डोज बहुत ज़रूरी है। ये सब जगह की स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आपके पास 2 डोज हैं तो दोबारा से वायरस आ सकता है, स्पेशली ओमिक्रॉन या ऐसा नए स्वरूप वाला वायरस, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ घट गई हैं या वैसी बनी नहीं है जैसा वायरस को रोका जा सके। बूस्टर डोज की मांग के बीच सवाल ये कि मोदी सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार में बूस्टर डोज पर जवाब मांगा था। इस पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया था पहले वो दिखाते हैं। टीकों की बूस्टर खुराक कितनी जरूरी है, ये जांच करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। नए टीके कितने कारगर हैं, इसकी जांच भी करनी होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब 20 अगस्त को दाखिल किया था। 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज 4 महीने बाद भी कोई ठोस नीति नहीं है। 6 दिसंबर को राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह की बैठक हुई। इस मीटिंग में बूस्टर डोज पर चर्चा की गई। टास्क फोर्स इस संबंध में अध्ययन कर रही है। अभी कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। What about the booster dose? Because WHO yesterday also has said to the European as we have said and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. Thank you. ओमाइक्रॉन का डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि ये बेहद कम वक्त में देश के 15 राज्यों में पैर पसार चुका है। देश में ओमाइक्रॉन के सबसे पहले 2 मामले 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिले थे। 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए। 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 हुई। अगले 100 केस होने में सिर्फ 5 दिन लगे। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के जितने केस आए हैं उनमें से 83% लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके हैं। शुरुआती जांच और रिपोर्ट यही दावा कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन ओमाइक्रॉन पर ज्यादा असरदार नहीं है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच हर कोई चाहता है कि बूस्टर डोज जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन सरकार एक्सपर्ट पैनल की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम वाराणसी को 2100 करोड़ का तोहफा देंगे। वो आज 27 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्र के विकास की मदद के लिए वो बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी घरौनी योजना का शुभारंभ भी करने वाले हैं। इसका फायदा 20 लाख लोगों को होगा। 1 महीने के अंदर पीएम मोदी का यह दूसरा वाराणसी दौरा है। इससे पहले उन्होंने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। और इधर अयोध्या में मंत्रियों और अफसरों पर लैंड डील में धांधली के आरोप की योगी सरकार जांच कराएगी। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच बिठाई है। विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच करेंगे और शासन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे।
आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने रामद्रोह किया है, वो पाप और शाप के भागी हैं। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। तो अयोध्या में हुए लैंड डील मामले की जांच के आदेश राज्य सरकार ने दे दिए हैं और सचिव स्तर के अधिकारी को इसके जांच के लिए नियुक्त किया गया है, जो 1 हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भी सौंपेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सेना के 7 कमांडर्स को अहम बैठक के लिए एक साथ दिल्ली तलब किया गया है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पहली बार थल सेना के सभी कमांडर दिल्ली में होंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक आज और कल होने वाली इस बैठक में चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। तो सेना के 7 कमांडर्स की आज दिल्ली में अहम बैठक है और इस बैठक का एजेंडा भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमाई सरहद है, हमारी जो सरहद है, उसकी सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा, अहम बातचीत हो सकती है। और सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद पहली बार थल सेना के 7 कमांडर संयुक्त रूप से बैठक कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर हर अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी रहेंगी।